फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज हम लोग देखेंगे यूटेरिया का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 6 तक हो चुका है। सारे प्लेलिस्ट में आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और इसका जो पीडीएफ है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी आप लोग का काम है आगे का। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालीन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साथ साथ आंसर देते चलेंगे। कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालीन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? यह किया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है? भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है? यह दिया है मंगोलिया। किसने दिया है? मंगोलिया ने दिया है। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? क्या हो जाएगा? ट्विटर। कौन सा हो जाएगा? ट्विटर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक। नेक्स्ट है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है रोजगार से। किससे है? रोजगार से है मून लाइटिंग शब्द का संबंध। एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? काकाडू जो है 2022 में आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया है? यह किया गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया। काकाडू भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? यह की जा रही है कहाँ? लद्दाख में। लद्दाख में। राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था लोक नर्तक। क्या थे? लोक नर्तक थे। ऑप्शन हो जाएंगे ए। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है, उनका नाम है। अर्जुन अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो डिसूजा हैं। और पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? तो सलीम दुरानी थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? क्या बनी है? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर बी। हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? लेबर कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है टेनिस से। लेबर कप का संबंध किससे है? टेनिस से है। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? किसने की है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। कौटिल्य GS का भी प्रैक्टिस सेट इस सप्ताह में आया नहीं है, जैसे ही प्रैक्टिस सेट आएगा तो मैं उसका भी करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई, इसका संबंध है। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? यह करेगा 180 गीगावाट। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? मेरा उद्देश्य इसे समाप्त करना नहीं है, साथ साथ याद करवाना भी है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो प्रेरणा दिवस मनाने की घोषणा की है 17 मार्च को। 17 मार्च को। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है, यह हो जाएगा 21.71%। 21.71%। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? यह शामिल किया गया है 2। कितने?
को शामिल किया गया है, 2 को किया गया है। नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है? यह हुआ है भारत और नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के साथ। भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है भारती दास को। किन्हें? भारती दास को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है? बताइएगा। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी बने हैं। वे 8 बार विधायक बने। ये सब ही के सभी क्या दिए गए हैं? सही दिए गए हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ है, जो कि गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, ये भी बताइएगा दोनों। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1924 में की गई थी। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है? तो अजीत आजाद को। अजीत आजाद को। ऑप्शन नंबर सी। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? यह जीत लिया है ब्रेंडन फ्रेजर ने। ब्रेंडन फ्रेजर ने। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? बताइएगा। प्रारंभ में जो है 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था नोबेल पुरस्कार, अब जो है 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें अर्थशास्त्र को शामिल कर लिया गया था। बताइएगा। 1901 से देना प्रारंभ हुआ है। किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है किसे? एनी एनॉक्स को। एनी एनॉक्स को। पैडा पद्धति क्या है? पैडा पद्धति क्या है? पैडा पद्धति क्या है? यह हो जाएगा जंगल काटकर सूखने के लिए छोड़ना। जंगल काटकर सूखने छोड़ना क्या कहलाता है? पैडा पद्धति कहलाता है। नेक्स्ट है महादेव पहाड़ी किसका भाग है? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? बताइएगा किसका भाग है? यह भाग है सतपुड़ा का। सतपुड़ा का। सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? यह है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़ है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन से पर्वत है? तो नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था? हीरा जो है, हीरा किस पर्वत में मिलता है? तो विंध्यन श्रेणी क्रम की जो चट्टानें होती है उसमें हीरा प्राप्त होता है। दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ है? यह निर्मित हुआ है क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? यह होती है 12 जिलों से होकर के। कितने जिलों से? 12 जिलों से होकर के गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से क्या होती है? प्रवाहित होती है, जो कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को बांटने का भी काम करती है। नेक्स्ट है भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है? थोड़ा सा मिसप्रिंट है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है कितनी? 21। कितनी है? 21 है। एक बार इसे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। मिसप्रिंट हो रखा है, मुझे इसका आंसर कंफर्म नहीं हूँ। एक बार आप लोग भी इसका कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है। प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर। सर्वाधिक जो लंबा है यह नेपाल हिमालय ही है। किन दो नदियों के बीच स्थित है? किन दो नदियों के बीच स्थित है? बताइएगा। क्या हो जाएगा? काली नदी। काली नदी और तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। और सबसे कम जो लंबाई है ये किसका है? तो कुमायूं हिमालय का है।
कुमायूं हिमालय का है, जो कि किस नदी के बीच में है, तो सतलज और काली नदी के बीच में है। इसकी जो लंबाई है ये कितना है, तो 320 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? कौन सी झील जो है राजस्थान में नहीं है? मानस, काजीरंगा, ये सब कहाँ है, तो आसाम में है। कहाँ है? आसाम में है। डिडवाना झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, पिछोला झील, डिडवाना झील, फतेह सागर झील कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया है? क्या किया गया है? 1983 में। 1983 में। नेक्स्ट है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु को आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प है जो सही दिया गया है? देखिए, सबसे पहले जो आएगा यह आएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 0 से 25 वर्ष, 0 से 25 वर्ष। लेकिन जब खान सर का आप नोट्स देखेंगे तो वहाँ आपको 5 से 25 लिखा हुआ है, जो कि मुझे सही नहीं लगता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ब्रह्मचर्य का 0 से 25 वर्ष जो होता है ब्रह्मचर्य होता है। 25 से 50 जो होता है, 25 से 50 यह होता है गृहस्थ जीवन। क्या होता है? गृहस्थ जीवन 25 से 50। और वानप्रस्थ जो होता है, वानप्रस्थ जो होता है यह होता है 50 से 75, 50 से 75। और 75 जो प्लस होता है यह सन्यासी जीवन कहलाता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते थे? बिल्कुल इजी प्रश्न है। लिच्छवी दौहित्र यह अपने आप को कहता था समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त की माँ के नाम क्या था? तो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी इनकी माता का नाम था। चंद्रगुप्त प्रथम इनके पिता थे और इनकी माता का नाम क्या था? तो कुमार देवी था। ध्यान रखिएगा। इनका जो अभिलेख है, सॉरी, समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है इलाहाबाद से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा निर्मित है? तो हरिसेन के द्वारा निर्मित है। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे। ध्यान रखिएगा। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? तो इनके बारे में जानिएगा। विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी और देवी से इन्होंने विवाह किया था, जो कि रामगुप्त की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक थे। राजा रानी का सिक्का इन्होंने जारी किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। श्रीगुप्त ने किया था। इसके बाद शासक कौन बने थे? तो घटोत्कच बने थे। घटोत्कच के बाद शासक कौन बने थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त। रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन बने थे? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद कुमारगुप्त। यही शायद लाइनिंग है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त, यही थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो यह हो जाएगा पल्लवों के द्वारा। पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? बलबन जो था किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नासिरुद्दीन का। नासिरुद्दीन का, जो कि नासिरुद्दीन क्या था? बलबन का दामाद था। नासिरुद्दीन बलबन का क्या था? दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आराम शाह जो था किसका बेटा था? यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगर पूछ दिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना था, तो आप लोग टिक इल्तुतमिश नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आराम शाह उसका बेटा जो है शासक बना था। इसकी हत्या जो है इल्तुतमिश ने कर दिया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सही सुमेलित है? इसमें से कौन है जो सही सुमेलित दिया गया है? शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित है और इनका जो दरगाह है यह कहाँ है? तो यह है निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है। बहाउद्दीन जकारिया सुहरवर्दी संप्रदाय से संबंधित है। मियाँ मीर का संबंध है कादरी सिलसिला से। मियाँ मीर का संबंध है कादरी सिलसिला से। नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित अहमद सरहिंदी। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नक्शबंदी संप्रदाय को मानता था कौन? औरंगजेब। औरंगजेब जो है कौन से संप्रदाय को मानता था? तो नक्शबंदी संप्रदाय को। इसमें गाना बजाना ऐसा क्या होता है? बैन कर दिया गया था, जो कि औरंगजेब जो है इससे सब कुछ को समाप्त कर दिया था। चित्रकला को, गाने बजाने को, संगीत ये सब जो होता है इस सबको कौन बंद कर दिया था? तो औरंगजेब। ध्यान रखिएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? कि इनकी पत्नी ने बनाया था। इनकी पत्नी ने बनाया था, हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? कौन जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, यह फतेहपुर सीकरी में है। और मोती मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में भी है और आगरा में भी है। सलीम चिश्ती का मकबरा तो फतेहपुर सीकरी में ही है। मरियम पैलेस जो है यह भी कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। चलिए इसे ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया था। 1699 ईस्वी में किया था। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह ने आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? यह किया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? किसने स्वीकार किया था कि राष्ट्रीय विद्रोह था 1857 की क्रांति? ब्रिटिश व्यक्ति पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा डिजरेली। ब्रिटिश व्यक्ति इसका नाम आ रहा है तो यह हो जाएगा डिजरेली। अब डी सावरकर ने ही स्वीकार किया था कि 1857 का क्या था? 1857 के जो विद्रोह था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की ओर से भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? कौन सा आदर्श जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? यह हो जाएगा समाजवादी। इसे कब शामिल किया जाता है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इसे शामिल किया जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? किसके शासनकाल के दौरान पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है पहले के कितने अधिकार थे? तो 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7 अधिकार थे। लेकिन अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार की जो चर्चा की गई थी अनुच्छेद 31 में की गई थी, इसे आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। कब डाला गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? यह हटाया गया था किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई के सरकार में। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1951 में। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। राष्ट्रपति के पास 3 आपात हैं। 352 अनुच्छेद 352, दूसरा है 356 और तीसरा है 360। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, द्वितीय आपातकाल यह हो जाएगा 360। 3 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? या ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? यह करता है कौन? यह हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 110 के द्वारा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? बहुत सारे प्रैक्टिस में बता रखी हूँ, ध्यान रखिएगा। राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश का नाम है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या है? तो पहले वेतन। 3 में क्या है? तो शपथ। 4 में क्या है? तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। 5 में क्या है? तो SC/ST के बारे में कुछ विशेष प्रावधान। 6 में क्या है? तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 7 में क्या है? तो विषयों का बंटवारा है। 8 में कितने हैं? तो 22 भाषा की चर्चा की गई है। 9 में क्या है? तो भूमि सुधार है। 10 में क्या है? तो दल बदल है। और 11 में क्या है? तो पंचायती राज। और 12 में क्या है? तो नगर पालिका की चर्चा है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा और इसका राइट आंसर मिल चुका होगा ऑप्शन नंबर बी। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो कहाँ पे मनाही है?
यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के किसी भी न्यायालय में इन्हें वकालत करने के लिए मनाही किया गया है। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं के स्थापना की सिफारिश की गई थी? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? यह किया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? यह किया गया है अनुच्छेद 167। मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम यह हो जाएगा केरल। भरतनाट्यम अगर पूछा जाता तो यह हो जाता तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। चलिए सतरिया कहाँ का है? तो असम का है। पोत निर्माण यार्ड मंझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? मंझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है मैसूर में। कहाँ है? मैसूर में। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1953 में। निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? यह नाम है नेपाल। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? यह हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौते से। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह गैस कौन सा हो जाएगा? मीथेन। कौन सा हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। जल दिवस 22 मार्च को। 5 जून को पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? कोई मात्रक नहीं। अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। 7 जो है मूल मात्रक है। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? कोई कार्य नहीं। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है तो इसमें कोई कार्य नहीं होता है। जबकि राधा एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है, यह सब जो है इसमें कार्य हो रहे हैं। लेकिन एक गधा जो है अपने पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? एक बार प्रश्न आप लोग भी पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा mgh इसका फॉर्मूला होता है mgh। जबकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? किस समीकरण के द्वारा संवेग की गणना की जाती है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील जो है डूब जाती है। इसका कारण है। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क जो है तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसका कारण क्या है? तो लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है? अधिक है। लोहे की कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए लोहे की कील जो है डूब जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कौन सा नहीं है? इसका एक ट्रिक भी है गाय अवीजू इंफ्रा मारे। ध्यान रखिएगा। ग से हो जाएगा गामा, ए से हो जाएगा एक्सरे,
अ से हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरण, वेद से हो जाएगा विजुअल, इंफ्रा से हो जाएगा इंफ्रारेड, मा से हो जाएगा माइक्रोवेव, रे से हो जाएगा रेडियो। ये सारे के सारे क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासाउंड जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, क्योंकि आपको पता ही है ताप के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ता है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब प्रकाश एक सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा बढ़ जाएगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, या इसे कहते हैं अणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो परमाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है, कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है। अधातु पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। धातु पूछा जाता तो पारा हो जाता। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही दिया गया है। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, यह सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सा है, यह हो जाएगा यूरेनियम और प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर ए। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है, यह प्रदर्शित करती है यौगिक का वास्तविक आवेश। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपने महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल जो तत्व होते हैं उसे छोड़ करके उसे क्या कहा जाता है, मूल तत्व को क्या कहा जाता है। सिंपल सी है, समूह 18 के मूल तत्व को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। किस हैलोजन का क्वथनांक जो है उच्चतम होता है, यह होता है आयोडीन का। ऑप्शन नंबर बी। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यह होती है शून्य। कितनी होती है, शून्य होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भंजन। क्या कहा जाता है, भंजन कहा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में निम्न से किसका अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, यह करते हैं जहर या विष का। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है, यह हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा त्वचा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण कौन करता है, यह हो जाएगा जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है, कौन सा समरूप अंग हो जाएगा, तो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल। लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। कौन सा जो जीव है यह मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, या नहीं करता है, एनालिडा होना चाहिए, एनालिडा दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर डी। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहते हैं। छोटी आंत जो होता है उसके आंतरिक सतह पर हजारों उंगलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रंसाकुर। क्या कहते हैं, रंसाकुर कहते हैं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। सांस लेने को नियंत्रित कौन करता है, तो मेडुला। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है, ये खुलता है मूत्रमार्ग। ऑप्शन नंबर सी इसका, नहीं मूत्रमार्ग नहीं होना चाहिए, गर्भाशय ग्रीवा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है, तो गर्भाशय ग्रीवा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है।
थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। कौन नहीं आता है? ये हो जाएगा फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया, जबकि कारा, उल्वा और यूलोथ्रिकस जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है तो यह हो जाएगा विनिर्माण। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आता है, जबकि कृषि, खनन और वानिकी यह सब किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे? यह हो जाएगा हेराल्ड रोमर मॉडल पे, जबकि दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस से लिया गया है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में आ रखा है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुआ था दिसंबर 2014 में। दिसंबर 2014 में। मूल्यवर्धित कर वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? वैट जो है किस राज्य में लागू किया गया था? यह हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। अब यहाँ से मैथ के प्रश्न हैं, इसे खुद से आप लोग सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरा तो कोशिश रहता है कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सुधार कर दूंगी और कमेंट में उसे नोट डाउन कर दूंगी। चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसमें डिस्कशन नहीं करवा पाई क्योंकि टाइम मेरे पास था नहीं, और आज वीडियो कल वीडियो आ भी नहीं पाया था। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।